नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.93% हुई। लगातार 35वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। पिछले 24 घंटों में कोविड के 67,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के नतीजों से संबंधित मूल्यांकन का मापदंड आज उच्चतम न्यायालय को सौंपा। मौजूदा रबी मौसम के दौरान 428,77,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई। लगभग 48,20,000 किसान लाभान्वित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने एंटीलिया सुरक्षा और मनसुख हिरेन हत्या मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टेस्ट विश्व कप का फाइनल कल ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल टेस्ट के पहले दिन भारत के साथ खेलते हुए इंग्लैंड की पहली पारी में 6 विकेट पर 269 रन। और यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट में आज यूक्रेन का मुकाबला उत्तरी मैसेडोनिया से और बेल्जियम का सामना डेनमार्क से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं कनकलता। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आने और नए मरीजों की संख्या घटने के साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण की दर 2.78% बनी हुई है। इस समय 8,26,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो पिछले 71 दिनों में सबसे कम संख्या है। 10वें दिन दैनिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है। लगातार 35वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 1,03,000 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 95.93% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 67,208 नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 2,330 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,81,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 19,31,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 38 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 34,63,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने के काम में जुटी है। मध्य प्रदेश में कोविड के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। कुल मरीजों की संख्या घटकर 3,273 रह गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 160 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 34 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 463 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 0.2% हो गई है। सभी जिलों में नए कोरोना मामलों की संख्या 50 से कम है, जबकि 25 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 4 जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रतलाम को छोड़कर सभी जिलों में सक्रिय मामले की संख्या 100 से कम है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
गुजरात में कल कोविड के 298 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान स्वस्थ हुए 935 कोविड मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। गुजरात में अब तक 8,03,122 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.78% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 47 नए मामले सूरत में सामने आए। कल राज्य में 5 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 8,242 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 209 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुजरात में कल 2,18,062 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में नए दिशा निर्देशों के साथ आज सुबह से अनलॉक 3 लागू हो गया है, जो 24 जून तक प्रभावी रहेगा। नए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि सभी दुकान, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने कल आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण और कोविड संबंधी निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, उन्हें अपना वैक्सीनेशन तुरंत के तुरंत कराना चाहिए। ये बचाव का सबसे बड़ा साधन। दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको जरूर अपनाना है, चाहे आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ है या नहीं भी कराया। आप जब भी बाहर निकलते हैं एक अच्छे तरीके का मास्क पहनिए, मास्क को भी प्रॉपर तरीके से पहनिए, नाक और मुंह ढका होना चाहिए। कोशिश ये करें कि अनावश्यक रूप से किसी को ना मिलें। डॉक्टर वार्ष्णेय ने यह भी कहा कि कोविड महामारी से ठीक होने के बाद होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो उनको आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। ऐसा है कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड हैं, जिसमें प्रोटीन से जरूर होती है, जैसे दूध, दही, पनीर, इस तरीके की चीजें होती हैं। जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो अच्छा तरीके का पकाया हुआ मांसाहार भी खा सकते हैं। फिर हरी सब्जियां वगैरह वो लें, फल वगैरह लें, जिसमें कि विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं। अगर वो कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए, तो उसको और अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। अपनी डॉक्टर की सलाह से उनकी दवाइयों को एडजस्ट करें। दूसरे जो है हल्के प्राणायाम, हल्के जो है गहरी गहरी सांस लें, गहरी गहरी सांस छोड़ें, व्यायाम करें। इसके अलावा मानसिक तनाव दूर करने के लिए हल्की हल्की जो है अपनी एक्टिविटी भी घर में शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिए 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन मानदंड के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की। 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 30% 10वीं और 11वीं कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर और 12वीं के घटक 40% पर आधारित होगा। महामारी के बीच सीबीएसई और सीआईएससी की कक्षा 12वीं परीक्षा रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि सीबीएसई के छात्र जो मूल्यांकन फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें महामारी की स्थिति के सामान्य होने पर कक्षा 12वीं की परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को 2 सप्ताह के भीतर रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया था। सीबीएसई ने मूल्यांकन मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1414।
44443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मानसिक रोग संस्थान निमहांस ने 25 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 08046110007 शुरू की थी। संस्थान को इस हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4,48,000 फोन कॉल्स प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतर कॉल्स महामारी को लेकर चिंतित और तनावग्रस्त लोगों ने किए थे। निमहांस में मनोवैज्ञानिक देखभाल और आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के शेखर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 810 मानसिक रोग विशेषज्ञ महामारी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का 12 भारतीय भाषाओं में जवाब दे रहे हैं और 53,858 फॉलोअप कॉल्स को हैंडल किया गया है। The mental health professionals are able to provide actual information and issues pertaining to the grief due to loss of loved ones, the mass anxiety which is currently going on, or the coronaphobia, post-traumatic intrusion avoidance, obsessive compulsive phenomena of using sanitizers, and the pain attributed to COVID infection, or disturbed biological issues like sleep and appetite. The helpline provides them alternatives for adaptation to the situation and the bouncing back phenomena of resilience to be brought in. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चालू रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक गेहूं खरीदी गई है। अब तक 428,77,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 379,68,000 टन गेहूं खरीदी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस खरीद से 48,20,000 किसानों को फायदा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 835,18,000 मीट्रिक टन धान की खरीद से 123,44,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष अब तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12% अधिक धान की खरीद हुई है। राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 22,31,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोविड महामारी के प्रभाव के बावजूद निगम ने राज्य में पिछले साल रिकॉर्ड 22,25,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाया था। कल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने बताया कि अब तक 2,15,000 किसानों का गेहूं खरीदा जा चुका है और 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। श्री भास्कर ने बताया कि प्रदेश में पिछले 6 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद 30 जून तक जारी रहेगी और आने वाले 14 दिनों में 60,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल शक्ति विभाग ने 2020-21 के दौरान 2,15,511 और 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान 9,000 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। विभाग ने योजना के तहत 92% स्कूलों और 93% आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इस योजना में शामिल किया है। चरण 1 के अंतर्गत कश्मीर डिवीजन के श्रीनगर और गांदरबल जिलों में सार्वभौमिक नल जल लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जबकि जम्मू डिवीजन के
रियासी और सांबा जिलों में काम पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त दल ने कल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में शाहपुर कंडी बांध परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य परियोजना के काम में और तेजी लाना है। दल ने पंजाब में बसंतपुर, शाहपुर कंडी बांध और हाइडल चैनल में रावी नहर पर चल रहे कार्यों, बीपी नहर के ऑफटेक साइट तथा कश्मीर नहर के प्रमुख कार्यों का दौरा किया। अधिकारियों ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। 2,715 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली ये बांध परियोजना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बन जाने से केंद्र शासित प्रदेश को 1,150 क्यूसेक पानी मिलने लगेगा। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कम कार्बन टेक्नोलॉजी के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इन टेक्नोलॉजी को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है। श्री सिंह ने कल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की प्रगति और देश में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाइयों के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर जिले में नागपुर हैदराबाद मार्ग पर बुटीबोरी में नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 1.69 किलोमीटर लंबे इस पुल पर 70 करोड़ रुपए की लागत आई है। महाराष्ट्र के पशुपालन और डेयरी मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि डेयरी विभाग महाड जिले में एनडीआरएफ के बेस कैंप के लिए डेयरी विभाग की करीब 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोंकण क्षेत्र में विशेष रूप से रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में आपातकालीन स्थिति के कारण राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए महाड में एक स्थायी एनडीआरएफ बेस कैंप स्थापित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.93% हुई। लगातार 35वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। पिछले 24 घंटों में कोविड से 67,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के नतीजों से संबंधित मूल्यांकन का मापदंड आज उच्चतम न्यायालय को सौंपा। मौजूदा रबी मौसम के दौरान 428,77,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई। लगभग 48,20,000 किसान लाभान्वित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने एंटीलिया सुरक्षा और मनसुख हिरेन हत्या मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टेस्ट विश्व कप का फाइनल कल ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल टेस्ट के पहले दिन भारत के साथ खेलते हुए इंग्लैंड की पहली पारी में 6 विकेट पर 269 रन और यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट में आज यूक्रेन का मुकाबला उत्तरी मैसेडोनिया से और बेल्जियम का सामना डेनमार्क से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एंटीलिया सुरक्षा और मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को आज सवेरे गिरफ्तार किया। प्रदीप शर्मा के आवास की सघन तलाशी ली जा रही है। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस में एनकाउंटर विशेषज्ञ माने जाते थे और सचिन वाजे उन्हें अपना संरक्षक मानते थे। एनआईए ने प्रदीप शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रदीप शर्मा ने मुंबई से सटे नाला सोपारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था। एनआईए ने कल इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों 21 जून तक जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। संभावना है कि जांच एजेंसी प्रदीप शर्मा और इन दोनों आरोपियों को आमने सामने कराए। माना जाता है कि प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे और विनायक शिंदे के घनिष्ठ संबंध हैं और जांच एजेंसी इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। आईसीसी टेस्ट विश्व कप का फाइनल कल से 22 जून तक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन के रोज बॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूरदर्शन का डीडी स्पोर्ट्स चैनल 1 और आकाशवाणी कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टेस्ट विश्व कप फाइनल का सीधा प्रसारण करेगा। ये प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, डीडी फ्री डिश, डीटीएच सैटेलाइट रेडियो पर उपलब्ध होगा।
इसके अलावा मैच की कमेंट्री आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल, एफएम लोकल रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो ट्रांसमीटर और अतिरिक्त एफएम ट्रांसमीटर पर उपलब्ध होगी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने आज एक ट्वीट में दूरदर्शन की फ्री डिश डीटीएच पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल 1 पर फाइनल मैचों के प्रसारण की सुविधा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय सहित स्टार स्पोर्ट्स का आभार व्यक्त किया है। महिला क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में कल ब्रिस्टल में इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 6 विकेट पर 269 रन बना लिए थे। मेजबान इंग्लैंड की ब्रेंट 7 और डंकले 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी। कल टेस्ट मैच के पहले दिन 12 ओवर खेले गए। इंग्लैंड की कप्तान हीथ नाइट ने 95 रन, जबकि टैमी ब्यूमाउंट ने 66 और नेट सिविर ने 42 रन बनाए। भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रही स्नेह राणा ने 3 विकेट, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 और पूजा वस्ताकर ने 1 विकेट लिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये पहली बार है जब भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में क्रिकेट के सभी प्रारूपों की श्रृंखला खेल रही हैं। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज यूक्रेन का मुकाबला मैसेडोनिया से और कोपेनहेगन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। कल ग्रुप ए के एक मैच में इटली ने स्विट्जरलैंड को हराकर नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया। वहीं वेल्स ग्रुप ए के एक अन्य मैच में तुर्की को 2-0 से हराकर नॉकआउट दौर में क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में 37 दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की शीर्ष महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। वर्ष 2017 में 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनने के बाद मीराबाई चानू सुर्खियों में आई। मैंने वर्ल्ड में पूरा सैक्रिफाइस करके मैंने वर्ल्ड चैंपियन बननी थी। 2016 में रियो ओलंपिक में विफल होने के बाद 2017 में मीराबाई चानू ने वापसी की और न सिर्फ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, बल्कि 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 196 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 20 सालों के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी भारतीय महिला भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। पूरा 12 साल की बात ओलंपिक में कोई भी नहीं ले पाया था मेडल वर्ल्ड में। कुछ अच्छा बनना है तो सैक्रिफाइस भी करना बहुत ही जरूरी है। मीराबाई चानू ने 2019 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया और 2019 में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 201 किलोग्राम भार उठाकर चौथा स्थान हासिल किया। 2021 में हुई 2020 एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और कांस्य पदक जीता। मैं इंडिया का एक वुमेन की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपने भार वर्ग में पदक की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। मीराबाई चानू को उनकी उपलब्धियों के लिए 2017-18 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा नियंत्रण दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये दिन सभी को ये याद दिलाने का अनूठा क्षण है कि समस्या समाधान, मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग से भूक्षरण तटस्थता प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत भूमि क्षरण तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत का उद्देश्य 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को इस्तेमाल योग्य बनाना है। और अब संस्कृति संदेश में प्रस्तुत है मरुस्थलीकरण और सूखा नियंत्रण दिवस पर एक रिपोर्ट। विश्व भर में रेगिस्तानों के विस्तार पर रोक लगाकर उन्हें हरे भरे क्षेत्रों में बदलने के लिए हर वर्ष
17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस पर जमीन पर पेड़ लगाकर उसे पैदावार लायक जमीन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस जमीन पर हरियाली होने से उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वहां के निवासियों को आजीविका मिलेगी। इससे इस क्षेत्र के लोगों का न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधरेगा। भारत में रेगिस्तान का नाम लेते ही राजस्थान का ध्यान आता है, लेकिन हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में केवल रेत के टीले ही नहीं और भी बहुत कुछ है। इस बारे में हमने बात की राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के विशेषज्ञ श्री गोपेंद्र नाथ भट्ट से। उन्होंने बताया, एक और क्रांति हुई है इस पश्चिमी राजस्थान में। देश में इस बात की कल्पना की गई कि देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भूभाग किस तरीके से सरसब्ज हो, किस तरीके से हरा भरा हो, उसकी कल्पना करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई और उसका नाम शुरू में राजस्थान कैनाल था और बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका नाम हुआ। उसकी परिणति आज ये हुई कि गडरा रोड बाड़मेर तक उसका पानी जो है आज पहुंच गया है। आप देखिए कि जो पानी व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता था या पाकिस्तान की ओर चला जाता था, उस पानी का सदुपयोग रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए किया गया है। श्री गोपेंद्र नाथ भट्ट मानते हैं कि राजस्थान की संस्कृति और वहाँ का जनजीवन बहुरंगी है। राजस्थान में मुख्य रूप से जैसलमेर जो कि पूरे विश्व में पर्यटन के नाम के लिए जाना जाता है, जो रेत के दोहरे हैं जिस पर पर्यटक दुनिया भर के आकर जिस तरीके से रोमांचित होते हैं, और खास कर वहाँ पर जो नाइट सफारीज और रेत के दोहरों पर जो लोक संगीत की धारा प्रभावित होती है और जो लोक नृत्य उसके साथ होते हैं, और वो जो राजस्थान का क्यूजिन है, खान पान है, वो त्रिवेणी जो मिलती है उस रेत के दोहरों पर, उसकी अनुभूति लेकर विश्व में पर्यटक बार बार राजस्थान आने की ओर लालायित रहते हैं। भट्ट जी कहते हैं कि राजस्थान के लोग स्वभाव से मेहमान नवाज होते हैं और वे सभी का दिल से स्वागत करते हैं। अपने कैरियर में एक विराम के बाद विज्ञान के क्षेत्र में लौटने वाली 100 महिला वैज्ञानिकों की प्रेरक यात्रा को एक पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग महिला वैज्ञानिक योजना WOS के विभिन्न घटकों के माध्यम से उन महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर रहा है जो विज्ञान की मुख्यधारा में लौटने की इच्छा रखती हैं। ये पुस्तक उन महिलाओं की चुनिंदा कहानियों को प्रस्तुत करती है जिन्होंने इस योजना के WOSC घटक के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और अब अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर रही हैं। ये पुस्तक डिजिटल और प्रिंट दोनों संस्करणों में उपलब्ध है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.93% हुई। लगातार 35वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। पिछले 24 घंटों में 67,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि। देश में अब तक 26 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के नतीजों से संबंधित मूल्यांकन का मापदंड आज उच्चतम न्यायालय को सौंपा। मौजूदा रबी मौसम के दौरान 428,77,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई। लगभग 48,20,000 किसान लाभान्वित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने एंटेलिया सुरक्षा और मनसुख हिरेन हत्या मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टेस्ट विश्व कप का फाइनल कल ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में। महिला क्रिकेट में ब्रिस्टल टेस्ट के पहले दिन भारत के साथ खेलते हुए इंग्लैंड की पहली पारी में 6 विकेट पर 269 रन। और यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट में आज यूक्रेन का मुकाबला उत्तरी मैसेडोनिया से और बेल्जियम का सामना डेनमार्क से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।